हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SBN ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपन पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी जो संरचनाएं उनको पढ़ रहे थे। और उन संरचनाओं में जो फर्स्ट संरचना अपन ने कौन सी की पढ़ी थी, जिनॉन के यौगिकों की पढ़ी थी। उसके अलावा अपन ने जो मतलब उसके हैलोजन के जो यौगिक थे वो पढ़े थे। उसके अलावा फास्फोरस के यौगिक पढ़े थे, नाइट्रोजन के यौगिक पढ़े थे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे किसके, सल्फर के यौगिक या फिर सल्फर के ऑक्सी अम्ल। सल्फर के ऑक्सी अम्ल। देखो सल्फर के जो ऑक्सी अम्ल है उसमें फर्स्ट है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। ठीक है, इसकी संरचना बनाएंगे तो इसकी संरचना में क्या हो जाएगा, H2SO3। तो दो तो OH लगा देंगे क्योंकि दो इसमें क्या है H2 हैं और एक ऑक्सीजन बचा है, इसको डबल बॉन्ड से लिख देंगे ऐसे, है ना। मतलब किसी की भी ये बनाते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब साथ में आते हैं और ऑक्सी अम्ल की संरचना बनाते हैं तो जितने हाइड्रोजन होते हैं ना उतने OH लिख देते हैं, है ना। अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी यही रूल बताया था मैंने आपको। तो इसमें दो हाइड्रोजन थे तो दो OH लिख दिए और एक ऑक्सीजन और बचा उसके बाद में, तो उसको डबल बॉन्ड के साथ में लिख दिया। अकेली ऑक्सीजन जब भी आती है उसको डबल बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिखते हैं, तो इसको अपने डबल बॉन्ड से लिख दिया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखते हैं तभी OH को या हाइड्रोक्सी समूह को लिखते हैं तब उसको सिंगल बॉन्ड के साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके पास में ऑक्सीजन की बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से 2 यहाँ पे खर्च हो गए और 2 यहाँ पे 4, तो कितने बचे, 1। मतलब एक लोन पेयर बच गए इसके पास में। ठीक है, एक लोन पेयर बच गया। अब इसके अंदर अपन अगर संकरण निकालेंगे तो संकरण कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बंद कितने, 1 2 3 और लोन पेयर कितना है 1, तो 3 और 1 4। ठीक है, 3 सिग्मा बंद प्लस 1 हुआ इसमें लोन पेयर इक्वल टू 4। और संकरण कौन सा होगा, sp3। अब देखो sp3 संकरण में चतुष्फलक की आकृति होती अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता तब। अब इसमें एक लोन पेयर है, अगर इसमें एक लोन पेयर है तो ये यहाँ से चीज़ हट गई, एक लोन पेयर हटा दिया तो क्या बचेगा, एक लोन पेयर कर दिया। और जैसे मान लो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और है, यहाँ पे OH है, ऐसे। तो फिर जो लोन पेयर होता है उसको आकृति में अपन क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये आकृति बची। मतलब कुल मिला के ऐसे अगर इसको बिंदुओं के रूप में और बंदों के रूप में दर्शाएं तो ऐसे आकृति बची सिर्फ। तो ये क्या हो गया, ये जो संरचना बची ये कौन सी होगी, पिरामिडीय संरचना हो गई। तो ये हो गया पिरामिडीय, पिरामिडीय। ठीक है, फिर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो आप पहले से ही जानते हैं इसको अच्छे से, H2SO4। ठीक है, अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो 2 तो हाइड्रोजन है तो 2 को तो किसके साथ में जोड़ेंगे, OH के रूप में जोड़ देंगे, 2 OH के रूप में जोड़ दिए। ठीक है, फिर 2 ऑक्सीजन और बची तो दोनों ऑक्सीजन को कैसे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये डबल बॉन्ड के साथ में दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें सिग्मा और लोन पेयर गिनेंगे। देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे बायतम कोश में, 6 में से 2 और 2 4 और 2 6 पूरे खर्च हो गए। तो लोन पेयर तो बचा नहीं इसके अंदर, तो कौन क्या बचा, केवल सिग्मा बंद। तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बंद हो जाएंगे। और संकरण कौन सा होगा वापस, वही sp3। और अभी मैंने आपको समझाया था इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय हो जाएगी। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो पायरो जब भी वर्ड आता है उसके पहले जो वर्ड लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके 2 अणु लेंगे, उसमें से H2 हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसके देखो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे अपन। इससे पहले H2 जो SO4 है उसका अपन क्या करेंगे, 2 अणु लेंगे। 2 अणु लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H4S2O8। और अब इसमें से क्या करेंगे, H2O हटा देंगे। जब इसमें से H2O हटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन गए और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा, H2S2O7।
ये बन गया, तो ये बन गया पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसको सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो अणु लिए, दो अणु के बाद में से H2 हटाया तो H2S2O7 बन गया पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में देखो, इसको एक बार वापस से मैं आपको इसमें वापस से रिवीजन करा देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल देखो अस और इक, जहाँ कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है कोई भी यौगिक, ठीक है, तब वहाँ पे लगता है अस अंत में। और यही सल्फ्यूरिक इक कब लगता है, जब अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तब उसमें क्या लगता है, इक लगता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक वहाँ, ठीक है, तो इसमें अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में है और ये कम ऑक्सीकरण अवस्था में है। बाकी संकरण है, ये इसकी आकृति है, तो आकृति किसी की बनाओ चाहे इनमें से, इसकी भी आकृति अगर अपन बनाना चाहें तो इसकी देखो आकृति ऐसे बन जाएगी, सल्फर, फिर ये ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, फिर कितने ऑक्सीजन बचे, 4, तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। देखो जब भी विषम संख्या में ऑक्सीजन आती है किसी भी यौगिक के साथ में, जो या फिर जो ऑक्सी अम्ल है, इनको अपने सभी को अपन ऐसे बनाए कि जब भी विषम संख्या में ऑक्सीजन आती है तब जो दो सेम चीज़ें हैं, जैसे दो सल्फर के तत्व सेम है, उनके बीच में एक ऑक्सीजन रख देंगे विषम संख्या वाली को, फिर जो बच गई उनको बराबर बराबर दे दो। जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन थे तो 2 OH समूह दे दिए अपने, 2 OH समूह दे दिए इसको और इसको। फिर उसके बाद में देखो 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3, अब 4 बची, तो 4 में से 2 ऑक्सीजन इसको और 2 ऑक्सीजन इसको डबल बॉन्ड से जोड़ करके बना दिया। तो ऐसे संरचना बनती है। अब दोनों में से संकरण की सीमें निकाल लो, इसमें निकालोगे तो 1 2 3 4 सिग्मा है, तो इस ये जो सल्फर है उसमें sp3 संकरण आएगा, और जो ये सल्फर है उसमें भी कौन सा आएगा, sp3 संकरण आएगा। और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आकृति कौन सी आएगी, चतुष्फलक की आकृति आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपने पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो का मतलब होता है उसमें से H2O हटाएंगे, और H2O हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले उसके 2 अणु लेंगे, फिर उसको गर्म करके इसमें से क्या कर देंगे, H2O हटा देंगे। इसको गर्म करके इसमें से अपन क्या करेंगे, H2O हटा देंगे, तो वो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। ये हुए 3। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अपन पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए इसमें पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल है, तो मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा कुछ आएगा। मोनो मतलब एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा। पर ऑक्सो का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन अतिरिक्त आएगा। पर ऑक्सो, जब भी ये पर लगता है और ऑक्सो लगता है, इसका मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन अतिरिक्त आएगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। अब इसमें इन्होंने कहा कि पर ऑक्सो, तो एक ऑक्सीजन अतिरिक्त करेंगे तो 4 की जगह क्या लिख देंगे, 5, तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। ठीक है, अब इसकी संरचना बनाएंगे तो पहले अपन क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के समान ही संरचना बना लो। जैसे अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बनाई वो की वो बना लिया एक बार। ठीक है, अब इसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया। अपने को क्या बनाना था, H2SO5 बनाना था पर ऑक्सो। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन अपन कहाँ लगाएंगे, या तो इस OH के पास में या इस OH के पास में, किसी भी एक के पास में अपन एक ऑक्सीजन अतिरिक्त लिख देंगे। ये हो गया पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, 5th है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या होगा, H2S2O8, ये हो जाएगा क्या, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी संरचना कैसे बनाओगे, इसकी अगर संरचना बनानी हो तो ये सल्फर, ठीक है, फिर ये सल्फर, फिर एक OH इसको दोगे, एक OH इसको दोगे। अब ये डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है तो डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड ओ, ओ एच को मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। देखो H2 हो गए, H2 भी हो गए और O8 है। ऑक्सीजन अपने पास में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। अब 2 ऑक्सीजन बचे, तो 2 ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ दो दोनों सल्फर के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये चीज़ हो गई। या फिर जो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें से H2O हटा दो, उसके 2 अणु लेकर के, तो वो बन जाएगा परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो S ब्लॉक के, ये जो P ब्लॉक के तत्व हैं उसमें सल्फर के अपन ने यौगिक पढ़े, उसकी संरचना पढ़ी है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक। देखो नाम से पता है कि भाई हैलोजन की जो फैमिली है उसमें से कुछ ना कुछ अपन यौगिक बनाएंगे। अंतर हैलोजन मतलब 2 हैलोजनों को मिला करके बनाएंगे। इसको अपन दर्शाते हैं एक्स डैश से। एक्स से अपन किसको दर्शाते हैं, हैलोजनों को दर्शाते हैं, FCl, Br, I, इनको अपन एक्स से दर्शाते हैं। अब ये हुआ एक्स डैश, एक हैलोजन होगा और एक्स डैश दूसरा कर दिया ना, इसका मतलब दूसरा भी हैलोजन ही होगा। जैसे इसके यौगिकों में IF2, ठीक है, BrF3, BrF5, ICl5, ICl3, ठीक है। ऐसे हैलोजनों को मिला करके, 2 हैलोजनों को मिला के खूब सारे यौगिक बनाते हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतर हैलोजन यौगिक है और जो हैलोजन यौगिक है उन दोनों में से ज़्यादा क्रियाशील कौन से होते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक और जो हैलोजन यौगिक है उनमें से अधिक क्रियाशील कौन से यौगिक होते हैं, या तो ये पूछा जाता है, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतर हैलोजन यौगिक है, अंतर हैलोजन यौगिक हैं वो यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन यौगिकों की तुलना में, हैलोजन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं वो हैलोजन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। देखिए अंतर हैलोजन यौगिकों में क्या है, 2 हैलोजन के तत्व हैं, 2 परमाणु हैं। जैसे मान लो इसमें देखें तो I है, मतलब आयोडीन है और फ्लोरीन, इसमें ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन, आयोडीन है, क्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन, ऐसे। मतलब X का मतलब तो जो कम विद्युत ऋणी परमाणु है वो, और X डैश का मतलब जो अधिक विद्युत, वो तो X और X डैश, ठीक है। तो अंतर हैलोजन यौगिकों में कौन से हुए, जो 2 हैलोजन के यौगिक हैं जिसमें एक कम विद्युत ऋणी परमाणु होगा और एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा। हैलोजन अंतर हैलोजन यौगिक तो ये हो गया, एक तो क्या होगा इसमें 2 तत्व या 2 जो परमाणु होंगे उसमें अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी दोनों आएंगे, अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी ये आएंगे, ठीक है। और जो हैलोजन यौगिक है उसमें दोनों समान आएंगे, दोनों समान परमाणु या तत्व आएंगे, दोनों समान परमाणु आएंगे। तो इसके अंदर जो बंध बनेगा उसमें ध्रुवता होगी, और जो हैलोजन यौगिक है उनमें जो बंध बनेगा उसमें ध्रुवता नहीं होगी। जैसे मान लो अपन इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ये ले I2, तो इसकी संरचना कैसे होगी, ये आयोडीन, फिर ये आयोडीन और ये बंद हो गया। अब अंतर हैलोजन यौगिकों में कोई सा भी एक ऐसे ले लिया अपन ने, जैसे मान लो इसमें फर्स्ट वाला ले लिया I और F2, ठीक है। तो ये अंतर हैलोजन ले लिया अपन ने दूसरा, ठीक है। अब इसमें देखो आयोडीन की विद्युत ऋणता कम है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगी, इस बंध में ध्रुवता होगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, तो यहाँ पे कौन क्या आएगा, थोड़ा सा माइनस आएगा और इसके ऊपर डेल प्लस आएगा,
फिर वापस से इधर डेल माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस आएगा। तो जो बंद बना हुआ है उसमें क्या होगी, ध्रुवता होगी। ठीक है, और ये जो है उसमें दोनों की विद्युत ऋणता समान है। ठीक है, दोनों की क्या है, विद्युत ऋणता समान है। दोनों की विद्युत ऋणता समान है। अब अगर दोनों की विद्युत ऋणता समान है तो इसमें क्या होगा, ये विद्युत ऋणता और ये विद्युत ऋणता दोनों, जो आयोडीन आयोडीन दोनों की विद्युत ऋणता समान, तो कोई बंध में क्या होगा, ध्रुवता नहीं होगी। और इसमें विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ध्रुवता होगी। विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ध्रुवता होगी और इसमें कोई ध्रुवता नहीं होगी। इसमें क्या होगा, ध्रुवता नहीं होगी, ध्रुवता नहीं होगी। अब देखो, जो ध्रुवीय बंध होते हैं वो अध्रुवीय बंधों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और जो ध्रुवीय बंध होंगे वो अध्रुवीय बंधों की तुलना में क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। तो ये वाले जो यौगिक हैं, जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं, वो हैलोजन यौगिकों की तुलना में क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। इसको मैं क्वेश्चन को वापस से बताता हूँ आपको। जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं वो हैलोजन यौगिकों की तुलना में क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अंतर हैलोजन यौगिकों में दो हैलोजन के परमाणु होंगे, जिसमें एक विद्युत ऋणी अधिक होगा और दूसरा कम विद्युत ऋणी परमाणु होगा। जो अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी परमाणु है उसकी वजह से इन बंधों में क्या होगी, ध्रुवता पाई जाएगी। ठीक है, और जो हैलोजन यौगिक उसमें दोनों समान परमाणु होंगे। ठीक है, जिसके कारण विद्युत ऋणता समान होगी और ध्रुवता नहीं होगी, या अध्रुवीय यौगिक होंगे। जो हैलोजन यौगिक हैं वो कुल मिलाकर के ये बात हुई कि अध्रुवीय यौगिक होंगे, और ये कौन से होंगे, ध्रुवीय यौगिक होंगे। तो जो ध्रुवीय यौगिक होंगे वो अधिक क्रियाशील होते हैं और जो अध्रुवीय यौगिक हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। अब इसको उल्टा करके कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कुछ भी करके, जैसे BrF3 है और Cl2 है, या मान लो I2 है, आयोडीन। ठीक है, अब इन दोनों में से है ना कौन अधिक क्रियाशील है, तो इसमें BrF3 क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि ये क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक है, और I2 क्या है, हैलोजन यौगिक है, इसलिए ये क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। और जो BrF3 है वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि ये क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक है। और फिर ये पूरी चीज़ वापस से बताएंगे, अंतर हैलोजन यौगिक में अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी परमाणु होंगे, इसलिए ध्रुवीय बंध बनते हैं। और जो हैलोजन यौगिक आयोडीन है उसमें क्या होंगे, अध्रुवीय बंध बनेंगे, तो ये कम क्रियाशील होंगे, और ये वाला जो है वो अधिक क्रियाशील होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, अपर रूप। अपर रूप में अपन सल्फर और जो फास्फोरस है उसके अपर रूप पढ़ने वाले हैं। सल्फर के और फास्फोरस के अपर रूप पढ़ेंगे। सल्फर, या फिर अपन पहले फास्फोरस के पढ़ लेते हैं फिर सल्फर के पढ़ लेंगे। फास्फोरस के अपर रूप। जो फास्फोरस है, देखो सबसे पहले तो अपर रूप क्या होता है, एक ही परमाणु के, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप, जिनके भौतिक गुण तो समान हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं उनको, या फिर भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक ही तत्व के रूप होते हैं, अलग अलग। ठीक है, वो अधिक दाब में रहने की वजह से या अधिक टेम्परेचर में रहने की वजह से उस तत्व का रूप बदल जाता है और दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसके जो मूल गुण हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, और उन मूल गुणों के बदलने के कारण से उनको क्या कहते हैं अपन, अपर रूप, मतलब दूसरा रूप। ठीक है, तो जो फास्फोरस है उसके क्या होते हैं, तीन अपर रूप हैं। श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। इनमें कुछ ही नहीं है, श्वेत फास्फोरस और जो लाल फास्फोरस है उसमें अंतर याद रखने होते हैं, कम से कम 4 या 3-4 अंतर याद रखने होते हैं। ठीक है, तो जो श्वेत फास्फोरस और जो लाल फास्फोरस है उसका जो पहला अंतर है वो तो नाम से पता ही है, श्वेत है और वो क्या है, लाल है। तो पहला इसका जो रंग होगा, श्वेत फास्फोरस का जो रंग होगा वो क्या होगा, श्वेत रंग होगा। रंग कैसा होगा इसका, श्वेत रंग होगा और अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में
चमकता है। दूसरा क्या है, जो श्वेत फास्फोरस है वो विषैला होता है, विषैला होता है, और इसमें जो इसकी जो गंध होती है वो लहसुन जैसी गंध होती है, लहसुन जैसी गंध होती है इसके अंदर, लहसुन जैसी गंध होगी, और ये क्या होगा, विषैला होगा। ठीक है, ये जो लाल फास्फोरस है उसका रंग लोहे के समान, एकदम लाल नहीं होता है, एकदम रेड नहीं होता है, लोहे के समान धूसर रंग होता है, धूसर रंग होता है। ठीक है, उसके बाद में ये विषहीन होता है, मतलब ये विषैला नहीं होता, और गंधहीन होता है, गंधहीन होता है, विषहीन होगा और गंधहीन होगा। ठीक है, उसके बाद में जो श्वेत फास्फोरस है वो क्या होता है, इसमें जब इसमें वायु में इसको खुला छोड़ देते हैं अधिक तापमान के ऊपर, या फिर इसकी क्रिया करवाते हैं, तो ये लाल फास्फोरस में बदल जाता है। श्वेत फास्फोरस अधिक ताप, और ये ताप 573 केल्विन होता है, पर अक्रिय वातावरण में, अक्रिय वातावरण में गर्म करने पर, गर्म करने पर लाल फास्फोरस में परिवर्तित होता है, लाल फास्फोरस में परिवर्तित होता है। जबकि जो लाल फास्फोरस है वो अधिक तापमान पर, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो इसके जितना नहीं है, 573 नहीं, लगभग 400 केल्विन के ऊपर जब इसको और गर्म करते हैं तब ये लाल फास्फोरस है वो वापस इस श्वेत वाले फास्फोरस में चेंज होता है। ठीक है, फिर जो श्वेत वाला जो फास्फोरस है वो क्या होता है, वायु में भी अगर इसको खुला छोड़ देते हैं वो तो वो अधिक क्रियाशील होता है श्वेत वाला फास्फोरस, लाल वाला जो फास्फोरस है वो कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये 4 अंतर होते हैं इसके अंदर। जो काला फास्फोरस होता है वो 2 प्रकार का होगा, एक तो एल्फा फास्फोरस, एल्फा फास्फोरस, और दूसरा बीटा फास्फोरस, बीटा फास्फोरस। ठीक है, तो इसके बारे में तो ऐसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है बोर्ड की बुकों के अंदर, पर इन दोनों के बारे में दे रखी है, और इसमें कुछ ही नहीं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जो श्वेत फास्फोरस है और जो लाल फास्फोरस है उसमें क्या अंतर है वो बताओ, बस इतना ही पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन जो लाल फास्फोरस, ये जो सल्फर है उसके अपर रूप पढ़ेंगे। ठीक है, सल्फर जो है उसके अपर रूप अपन डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसके अधिकतर चीज़ें क्या हो गई हैं, अधिकतर चीज़ें इसके कंप्लीट हो गई हैं, बस एक आधा टॉपिक बचा है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।